चलिए देखते हैं बीएसएससी सेट बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित जो रोशन आनंद सर का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बुक है बिहार एसएससी का द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन 2023 के द्वारा है। ठीक है, उसमें हम लोग सेट नंबर आज 4 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल सुन लेते हैं। चलिए सुनिएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना होता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 4 देखते हैं। क्या है? सेट नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट, सेट नंबर 4 है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था? श्रीमान नारायण अग्रवाल ने किया था। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यानी गांधीवादी योजना का विचार श्रीमान नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था। गांधीवादी योजना यानी गांधीवादी आर्थिक चिंतन की विचारधारा का समावेशन करते हुए श्रीमान नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया। इस योजना में कृषि क्षेत्र एवं लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया। अब सर्वोदय योजना के बारे में जानते हैं। सर्वोदय योजना भारत में नियोजित विकास की एक रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया, जिसे सर्वोदय योजना के नाम से जाना जाता है। अब इसमें कृषि एवं कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग पर बल दिया गया है। अब जन योजना क्या है? जन योजना के बारे में जानते हैं। जन योजना अब एम.एन. रॉय द्वारा 1995 में जन योजना प्रस्तुत किया गया। इसमें लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर बल दिया गया। इसमें कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र दोनों के विकास के प्राथमिकता दी गई है। अब विश्वेश्वरैया योजना के बारे में जानते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव वर्ष 1934 में एम.एन. विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित पैनल्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया नामक पुस्तक में दिया गया है। अब कांग्रेस योजना के बारे में जानते हैं। कांग्रेस योजना वर्ष 1938 में भारत में नियोजन की आवश्यकता व संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति ने देश की आर्थिक समस्याओं से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन किया है। अब बॉम्बे प्लान के बारे में जानते हैं। बॉम्बे प्लान के बारे में 1944 ईस्वी में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिनमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर अर्देशीर दलाल थे। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। अब राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को की गई। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को प्रारंभ हुई। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। यानी 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब है 1966 से 1969 तक इन 3 वर्षों को योजना अवकाश या योजना अंतराल की संज्ञा दी जाती है। 1978 से 1983 की अवधि के लिए अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान बनाई गई, लेकिन नई सरकार द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दी गई। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डी.टी. लकड़ावाला को जाता है। 1990 से 1992 की अवधि को वार्षिक योजना के रूप में माना गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, ये सब मैथ है। अगला क्वेश्चन जैसे में है
निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? काम काम पाने का अधिकार, यानी शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, समानता का अधिकार है, लेकिन काम पाने का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं है। ठीक है, चलिए इस यानी काम पाने के अधिकार का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व और के अनुच्छेद 41वें है। ठीक है, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क के तहत एक मौलिक अधिकार है। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसके तहत ही सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के हनन होने पर रिट जारी करती है। ठीक है, यानी समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक एक मौलिक अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, यानी 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? हाइड्रोमीटर के लिए किया जाता है। किस में किया जाता है? हाइड्रोमीटर में उपयोग किया जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। यानी हाइग्रोमीटर का उपयोग तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। अब है विस्कोमीटर, यह द्रव की संयमता ज्ञात करने के लिए काम में आने वाला उपकरण है। कौन? हाइड्रोमीटर। अब है बैरोमीटर उपकरण का वायु दाब मापने में काम आता है। बैरोमीटर का स्टेनलेग्नोमैनोमीटर, यह कांच का उपकरण है जो किसी तरल पदार्थ की सतह के तनाव को मापता है और इसका उपयोग अक्सर अल्कोहलिक सांद्रता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब है ओडोमीटर के बारे में जानते हैं। क्या है? ओडोमीटर पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के काम में आता है। ओडोमीटर। स्पीडोमीटर, यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है। कौन? स्पीडोमीटर। पायरोमीटर के बारे में जानते हैं। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसको? पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब है सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। कौन? सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। अब है सेक्सटेंट, यह किसी ऊंचाई, मीनार आदि को नापने में काम आने वाली उपकरण है। कौन? सेक्सटेंट है। यानी सेक्सटेंट क्या है? यह किसी ऊंचाई, मीनार आदि को मापने में काम आने वाली उपकरण कौन है? सेक्सटेंट है। अब है टेलीस्कोप, इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। किससे? टेलीस्कोप के द्वारा। टेलीस्कोप जो है इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। किसके? टेलीस्कोप के द्वारा। अब है थर्मोस्टेट, इसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जा सकता है थर्मोस्टेट के द्वारा। थर्मोस्टेट जो है इसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जा सकता है। किसमें? थर्मोस्टेट के द्वारा। अब है अमीटर, इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। किसमें? अमीटर का उपयोग जो है विद्युत धारा की धारा को मापने के लिए किया जाता है। अब है फैदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई नापने में काम आता है। कौन? फैदोमीटर। समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है? फैदोमीटर में। अब गायरोस्कोप का उपयोग यंत्र घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करने में गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव से सदृश है? कौन है? कॉम्पटन प्रभाव जो है रमन प्रभाव के प्रकाशित सदृश है। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कॉम्पटन प्रभाव रमन प्रभाव से प्रकाशित सदृश है। रमन प्रकीर्णन अणुओं से अप्रत्यक्ष प्रकीर्णन है। फोटोन परमाणु के साथ संपर्क करता है और अणुओं की कंपन घूर्णी ऊर्जा को बदलता है। रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन भी कहते हैं। कॉम्पटन प्रकीर्णन एक मुक्त आवेशित कण से फोटोन का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन है। यदि आवेशित कण एक बाह्य इलेक्ट्रॉन है तो फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा से बहुत अधिक होनी चाहिए। यह प्रभाव तब देखा जाता है जब एक्स किरणें या गामा किरणें तरंगदैर्घ्य में वृद्धि के साथ
सामग्री पर प्रकीर्णित होती है। ठीक है। अब है क्वांटम स्कैटरिंग यानी इंसिडेंट फोटोन टारगेट इलेक्ट्रॉन एट रीसेट रिकॉल इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड फोटोन। ठीक है, यानी चलिए इसके बारे में जानते हैं। जीनोम प्रभाव क्या है? जीनोम प्रभाव और स्टार्क प्रभाव एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखा का विभाजन है, जबकि स्टार्क प्रभाव में विकिरण करने वाले परमाणु मजबूत विद्युत क्षेत्र के अधीन होते हैं, तो स्पेक्ट्रमी विभाजन देखा जाता है। जीमन प्रभाव जो है इसे चुंबकीय क्षेत्र में देखा जा सकता है, जो कि स्टार्क प्रभाव को इसे विद्युतीय क्षेत्र में देखा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? कौन सा है? शुक्र है। यानी पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। चलिए इसके बाद ग्रह के बारे में कुछ जानते हैं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है, यानी सूर्य के चारों ओर स्वतंत्र कक्षा में परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता है, ये सूर्य से ऊष्मा व प्रकाश प्राप्त करते हैं। ग्रहों का अपने कक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। ठीक है, आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों का क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध है। पृथ्वी से दूर के आधार पर ग्रहों का क्रम शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। घनत्व के आधार पर घटते क्रम में ग्रहों का क्रम है पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि है। अब ग्रहों से संबंधित अन्य परीक्षापयोगी तत्व आंतरिक पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। बाह्य गैसीय ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड शुक्र ग्रह है। सांझ का तारा, भोर का तारा शुक्र ग्रह है। प्रेशर कुकर की स्थिति जैसा ग्रह कौन है? शुक्र है। लाल ग्रह कौन है? मंगल है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। तारा सदृश ग्रह मास्टर ऑफ गाइड्स कौन है? बृहस्पति है। सबसे हल्का ग्रह कौन है? शनि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। शनि। नीले हरे रंग का ग्रह लेटा हुआ ग्रह कौन है? अरुण है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? वरुण है। बौना ग्रह या जो ग्रह नहीं है कौन है? प्लूटो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से उस कथन का चयन कीजिए जो बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन है? अंतर महाद्वीपीय पैमाने पर क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क में सुधार के प्रयास है। यानी बेल्ट और सड़क पहल, जिसे एक बेल्ट एक सड़क भी कहा जाता है, एक चीन आधारित परियोजना है। इस पहल के अंतर्गत पुराना रेशम मार्ग पुनर्निर्मित करने की योजना है। अभी वन बेल्ट वन रोड परियोजना वर्ष 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, वन बेल्ट वन रोड पहल 2017 में चीन के संविधान में शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुखिया ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यानी मुखिया ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक 5 वर्ष में कराया जाता है। इसके चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करती है। ग्राम पंचायत के कार्यकाल 5 वर्षों के होता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात राज्य के राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। चलिए पंचायतों की संरचना अनुच्छेद 243 के ग में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन
19 नंबर क्वेश्चन है म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? म्यांमार का पुराना नाम क्या है? वर्मा है। ठीक है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत म्यांमार का शासन भारत से अलग कर दिया गया था। म्यांमार और भारत का शासन 1935 अधिनियम के पूर्व तक साथ साथ चला था। अब रंगून म्यांमार में मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर का मकबरा है। अब 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है द्वीप 21वां क्वेश्चन है समान प्रकार के द्विफोकल लेंस में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः क्या होते हैं? क्या होते हैं? अवतल और उत्तल होते हैं। ठीक है, यानी उत्तल ऊपरी भाग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए तथा निचला भाग समीप की वस्तुओं को देखने के लिए काम आता है। द्विफोकल लेंस का प्रयोग जरा दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों के लिए किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में न निकट और न दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। अब आँख में जरा दृष्टि दोष होने का कारण है समंजन क्षमता का कम हो जाना। अक्सर ऐसे दोष उम्र ढलने के पश्चात ही दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। अब किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आँख में कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में रेटिना पर बनता है। अब मानव नेत्र के बारे में जानते हैं। पश्चमाभी पेशियाँ क्या है? पश्चमाभी पेशियाँ क्रिस्टलीय लेंस, जल द्रव, पुतली, परितारिका, स्वच्छ मंडल। अब पश्चमाभी पेशियाँ दृष्टिपटल, द्विक तंत्रिका और कचाभ द्रव है। अब रेटिना के बारे में रक्तपटल के बीच रक्तपटल के नीचे नेत्र के सबसे भीतर पारदर्शी झिल्ली होती है, इसे रेटिना कहते हैं। मानव नेत्र में रेटिना पर बने प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और सब वस्तु से छोटा होता है। अब कार्निया प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कार्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। नेत्रदान में कार्निया का ही दान किया जाता है। अब आइरिस कार्निया के ठीक पीछे एक पारदर्शी पदार्थ होता है जिसे आइरिस कहते हैं। अब आइरिस गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। अब पुतली आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है। इस छिद्र को आँख की पुतली कहते हैं। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत कहाँ से हुआ था? कहाँ से हुआ था? बम्बई से हुआ था। यानी सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत 18 फरवरी 1946 को बम्बई में HNIS तलवार के 1100 नाविकों द्वारा किया गया था। कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज के नाविकों ने भी हड़ताल किया था। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दिया। अब इस विद्रोह को सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के आग्रह पर समाप्त किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की थी। किसमें की थी? गुन्नार मिडल में। यानी किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की थी? गुन्नार मिडल ने। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। गुन्नार मिडल के बारे में गुन्नार मिडल ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की थी। भारत में रोलिंग योजना 1978 में शुरू की गई थी। 1980 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद फिर इस योजना को खारिज कर दिया गया और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना बनाई गई। रोलिंग योजना एक ऐसी योजना है जिसमें हर साल योजना का प्रदर्शन किया जाता था और इस आकलन के आधार पर अगले साल के लिए एक नई योजना बनाई जाती थी। अब इस प्रकार इस योजना के दौरान आवंटन और लक्ष्य दोनों को संशोधित किया जाता था। रोलिंग प्लान के अवधारणा को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था। एशिया ड्रामा गुन्नार मिडल की रचना है। एशिया ड्रामा गुन्नार मिडल की
रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करती है? कौन है? विद्युत मोटर है। ठीक है, चलिए इसके विद्युत मोटर के बारे में कुछ जान लेते हैं। विद्युत मोटर में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देता है उसे द्विक परिवर्तक कहते हैं। अब विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाओं ए बी तथा सी डी पर आरोपित बलों की दिशाएं भी उत्क्रमित हो जाती है। इस प्रकार कुंडली भी भुजा ए बी जो पहले अधोमुखी ढकेली गई थी अब ऊपरी मुखी ढकेली जाती है तथा कुंडली की भुजा सी डी जो पहले ऊपरी मुखी ढकेली गई अब अधोमुखी ढकेली जाती है। अतः कुंडली तथा धुरी उसी दिशा में अब आधा घूर्णन पूरा कर लेती है। अब प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम दोहराता रहा है, जिसके फलस्वरूप कुंडली तथा धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहा है। अब विद्युत मोटर ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का नियंत्रण यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। अब वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर की माप की जाती है। वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी दिए गए विद्युत के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की किस पर निर्भर करती है? तार की एक पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। विद्युत तार की वैद्युत प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। वैद्युत प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः R प्रोपोर्शनल टू L बाई A, जहाँ L क्या है? चालक की लंबाई है, A क्या है? चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, R क्या है? चालक की प्रतिरोध है। अब यहाँ R बराबर रो सहित L बाई A, जहाँ रो एक नियतांक है जिससे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मान चालक पदार्थ की प्रकृति और उसके ताप पर निर्भर करता है। अब ओम का नियम, स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I चालक के सिरों के बीच विभवांतर V के समानुपाती होती है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। V प्रोपोर्शनल टू I बराबर V बराबर IR होता है, जहां R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करती हो प्रतिरोध कहलाती है। R बराबर क्या होता है? V बाई I। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है जिसका संकेत ओम है। अब किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। दूसरा, चालक के ताप पर। तीसरा, चालक की लंबाई पर। चौथा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब ओमीय प्रतिरोध, ओमिक रेजिस्टेंस। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मैग्नीज का तार, तांबा का तार, एल्युमिनियम का तार इत्यादि है। अनओमीय प्रतिरोध है। अनओमीय प्रतिरोध के बारे में जानते हैं। अनओमीय प्रतिरोध, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, यानी जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है उनके प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जैसे डायोड बल्ब तथा ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध। ठीक है, अब प्रतिरोधों का संयोजन। विद्युत परिपथ में वांछित धारा प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को विभिन्न क्रमों में जोड़ना पड़ता है। परिपथ में प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार के क्रमों में हो सकता है। पहला, श्रेणी क्रम संयोजन।
इस प्रकार के प्रतिरोधों के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। अब इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोध के समान धारा प्रवाहित होती है तथा भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के बीच भिन्न भिन्न विभवांतर होता है। अब अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। Req बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अब दूसरा देखते हैं, क्या है? पार्श्व या समानांतर संयोजन। पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन यानी इस प्रकार के प्रतिरोध में संयोजन में सभी प्रतिरोध के पहले सिरे एक बिंदु में तथा दूसरे सिरे अन्य किसी दूसरी बिंदु से जुड़े होते हैं। अब इसमें सभी प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है। घरेलू विद्युत तारों का संयोजन मूलतः इसी क्रम में होता है। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या है? 1/R इक्वेशन बराबर R1 प्लस R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू की गई है? तमिलनाडु में शुरू की गई है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों में नामांकित फर्स्ट और 1 से लेकर 8 तक की कक्षाओं के अध्ययन करने वाले 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, इस योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1995 में की गई थी। ठीक है, अब 2001 में उच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए थे। अब है वर्ष 2021 में से इसका नाम बदलकर PM पोषण शक्ति योजना कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग निम्न में से कौन सा है? देखिए ये नंबर क्वेश्चन, ये करेंट अफेयर्स हमेशा चेंज होते रहता है। अभी तो ट्रांस साइबेरियन दिखा रहा है, अब देख लीजिए करेंट अफेयर्स से। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ जान जाते हैं, ट्रांस साइबेरियन के बारे में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो कि 9289 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग रूस के सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राड के व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है। विश्व की प्रथम रेल मार्ग का निर्माण इंग्लैंड में हुआ था, जबकि विश्व की पहली रेलगाड़ी लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी। अब है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। यह रेल मार्ग कनाडा में के मॉन्ट्रियल शहर के वैंकूवर शहर से जोड़ती है। इस रेल मार्ग की लंबाई 56,000 किलोमीटर है, 5600 किलोमीटर है। सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, यह रेल मार्ग न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को शहरों से जोड़ता है। यह अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अब है केप काहिरा रेल मार्ग। यह दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन को मिस्र की राजधानी काहिरा से जोड़ता है। ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, यह रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर को सिडनी से जोड़ता है। अब है ट्रांस एंडियन रेलवे, यह रेल अर्जेंटीना अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स को चिली को वालपैरेजो से जोड़ता है। यूरोपीय पार महाद्वीप रेल, यह रेल मार्ग फ्रांस को पोलैंड के वारसा शहर से जोड़ता है। अब है ओरिएंटल एक्सप्रेसवे रेल मार्ग, यह पेरिस फ्रांस को इस्तांबुल तुर्की से जोड़ता है। अब भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? किस वंश का था? हर्यक वंश का था। ठीक है, चलिए हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन है
स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी सरदार पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय रियासतों के संघ में मिलाने के सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई तथा इनमें इनका साथ पीवी मेनन ने दिया था। अबे बीपी मेनन ने भारत की आज़ादी और पावर ट्रांसफर सत्ता हस्तांतरण पर एक किताब लिखा जिसका नाम ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया था। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू ने मुख्य भूमिका निभाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्न में से किन वर्षों में हुआ था? 1845 से 46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के काल में सिख शासक दिलीप सिंह व उनके वजीर लाल सिंह सेनापति तेज सिंह के विरुद्ध लड़ा गया। यह युद्ध के दौरान सिख बटते गए और अंततः उनकी हार हो गई। सन 1846 में लाहौर संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 18 अप्रैल 1848 से 29 मार्च 1849 तक चली। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 53 नंबर क्वेश्चन है, जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तो क्या होता है? जिंक सल्फेट बनेगा। ठीक है। कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। यानी जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तो जिंक सल्फेट बनेगा। जिंक चतुर्थ आवर्त व सेकेंड बी उपवर्ग का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 30 है। यह प्राकृतिक में केवल संयुक्त अवस्था में ही पाया जाता है। जिंक ब्लेट कैलामाइन ZnCO3 व जिंकाइट इसके प्रमुख अयस्क है। इसका गलनांक लगभग 420 डिग्री सेंटीग्रेड व क्वथनांक लगभग 920 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जिंक के रासायनिक गुण के बारे में जानते हैं। तनु HCl से अभिक्रिया कर लवण व हाइड्रोजन गैस बनता है। तनु H2SO4 से अभिक्रिया कर लवण व सल्फाइड ऑक्साइड SO2 गैस बनता है। कॉपर सल्फेट के घोल में डालने पर यह कॉपर को अवक्षेपित कर देता है। अब जिंक का उपयोग लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए, जस्तेदार लोहा बनाने में, पीतल, जर्मन, सिल्वर, गन मेटल आदि मिश्र धातुओं के निर्माण में जिंक का उपयोग होता है। अब जिंक सल्फाइड स्फुरदीप्त का गुण प्रकट करती है। तांबे का उपयोग विद्युत उपकरणों व विद्युत तारों के निर्माण में, विद्युत लेपन व मुद्रण में, कैलोरीमीटर, बर्तन व सिक्के बनाने में, पीतल, कांस, जर्मन सिल्वर एवं गन मेटल आदि के मिश्र धातुओं में बनाने में तांबे का उपयोग होता है। ठीक है। चलिए अब 54 नंबर क्वेश्चन है, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। यानी धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया गया था? किसके संदर्भ में किया गया था? विकासशील देश के रूप में किया गया था। यानी थर्ड वर्ल्ड की आधुनिक परिभाषा का उपयोग उन देशों के वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है जो गरीब या विकासशील हैं। ठीक है। जो देश थर्ड वर्ल्ड का हिस्सा है उनके विशेषता आमतौर पर, पहला है गरीबी का उच्च दर, दूसरा है आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता, तीसरा है उच्च मृत्यु दर आदि है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? राजेंद्र प्रथम है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अब गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता राजेंद्र प्रथम है। चोल वंश के बारे में जानता है। संस्थापक विजयालय 1850 से लेकर 1887 तक। राजधानी तंजौर या तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार कुजरमल्लन रागराज
पेरुथच्चन है। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम 1044 से लेकर 1054 ईस्वी तक। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ है। अब बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम को गैंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गैंगेकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। अब शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। अब राजराज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों के चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोलमंडलम बनाया और पोलनमरुआ को इसकी राजधानी बनाया गया। अब राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर को राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। अब कुलोतुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी। तमिल कवियों में जयंगोदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोतुंग प्रथम की राज कवि था। इसकी रचना कलिंग तुपपर्णी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के एक सदस्य निर्वाचित होते हैं किए जाते हैं? कहाँ के हैं? मिजोरम में। ठीक है, इन मिजोरम में कितने संख्या है? एगो लोकसभा के सदस्यों की संख्या एगो है। नागालैंड में एगो है, सिक्किम में एगो है, त्रिपुरा में दूगो है, मणिपुर में दूगो है, गोवा में दूगो है, अरुणाचल प्रदेश में दूगो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन। 69 यानी 69 कह रहा है निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन होगा? यानी सोडियम होगा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और कैल्शियम होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। यानी सोडियम मैग्नीशियम जैसी धातुएं आवर्त सारणी की बाईं ओर तथा सल्फर एवं क्लोरीन जैसी अधातुएं दाईं ओर स्थित है। मध्य में सिलिकॉन स्थित है जिसे अर्ध धातु या उपधातु कहते हैं। यह धातु एवं धातु दोनों के बीच के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें अर्धधातु या उपधातु भी कहते हैं। अब आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेग बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। ठीक है, और आगे आते हैं। समूह में नीचे की ओर संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं। इसलिए धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है तथा समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। धातुएं विद्युत ऋणात्मकता होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। अब विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार धातुएं आवर्त सारणी के दाहिने ओर ऊपर की ओर स्थिर होती है। अब इस प्रवृत्तियों से हमें इन तत्वों से बने ऑक्साइडों की प्रवृत्ति का भी पता चलता है, क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय तथा अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक का पहचानिए। कौन है? दूसरा और तीसरा होगा, यानी प्रोपेन और प्रोपाइन होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कैसे होगा। इनमें प्रोपेन तथा प्रोपाइन असंतृप्त यौगिक है। वैसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से केवल एकल बंधों द्वारा जुड़े होते हैं संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, जैसे एथेन, मीथेन इत्यादि। ये सब क्या हो गया? एकल बंधों जुड़े हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से युग्मित या त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, जैसे एथिलीन, एसिटिलीन आदि है। अब एसिटिलीन, ये हो गया एथिलीन, ठीक है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। कार्बनिक यौगिक में एक या अधिक कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। सबसे साधारण कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं। अब कार्बन परमाणुओं के संयुक्त होने के श्रृंखला के आधार पर कार्बनिक यौगिक को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण: खुली श्रृंखला वाले या एलिफैंटिक यौगिक, बंद श्रृंखला वाले या चक्रीय यौगिक। चलिए इसके बारे में देखते हैं। खुली श्रृंखला वाले या एलिफैंटिक यौगिक कौन है? मेथेन, एथेन है। वही बंद श्रृंखला वाले यौगिक चक्रीय यौगिक कौन कौन है? समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक है, पिरामिड है, ठीक है। अब समचक्रीय यौगिक को एरोमेटिक यौगिक और एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। एरोमेटिक यौगिक को बेंजीन, फिनॉल आदि है। एलिसाइक्लिक यौगिक में साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन आदि है। क्रियात्मक समूह: किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु समूह मूलक जो उसे रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल बॉन्ड COH, अल्कोहल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बॉन्ड CHO, कीटोन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ईथर बॉन्ड O बॉन्ड R, ठीक है। खाद्य तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। खाद्य जो तेल होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। वहीं वनस्पति घी के संतृप्त हाइड्रोकार्बन होने से यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी हृदय के निम्नलिखित में से किस रोग में धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य लिपिड पदार्थ जमे होते हैं? किस पर जमे होते हैं? एथीरोस्क्लेरोसिस में, यानी कौन है? एथीरोस्क्लेरोसिस में जमे रहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। हृदय शूल में अत्यधिक मानसिक तनाव, कठोर परिश्रम, अत्यधिक आहार के कारण कभी कभी हृदय को ऑक्सीजन की पूर्ति बाधित हो जाती है, जिससे सीना एवं बाईं भुजा में दर्द होता है, ठीक है। चलिए यानी उच्च तनाव में अत्यधिक रुधिर दाब के कारण अतिच तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है कि सेनकोटा दर्रा इस कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में मदुरई के बीच में स्थित है। सेनकोटा दर्रा कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम मदुरई के बीच में स्थित है। चलिए कुछ दर्रा के बारे में जान लेते हैं। यानी सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम मदुरई के बीच स्थित है। दो पर्वत के बीच आर पार जाने हेतु सांकरे पर्वतीय मार्ग का दर्रा कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे जानते हैं। दर्रा राजौर मार्ग, थालघाट दर्रा जो कि महाराष्ट्र में है, मुंबई नासिक मार्ग है वहाँ पे। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है जो कि मुंबई पुणे रास्ता है। पालघाट दर्रा केरल में है जो कि पलक्कड़ कोयम्बटूर से है, नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य है, ठीक है। अब हिमालय के प्रमुख दर्रा अवस्थित और मार्ग। काराकोरम दर्रा लद्दाख में है जो कि भारत चीन के लानकला दर्रा जो कि लद्दाख में है, भारत और चीन में है। खरदुंगला दर्रा लद्दाख में है जो कि भारत चीन में है। चांगला दर्रा लद्दाख में जो भारत चीन में है। देपसांगला दर्रा जो कि लद्दाख में भारत चीन में है। जाराला दर्रा लद्दाख में भारत चीन में है। बुर्जिला दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर गिलगित है। बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश लेह में है। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश शिमला तिब्बत में है। मनानीती दर्रा उत्तराखंड भारत चीन में है।
मुलिंग दर्रा उत्तराखंड भारत चीन में है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में है। जेलेपला दर्रा सिक्किम गंगटोक तथा लहासा में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश मनाली लेह में है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश भारत तिब्बत में है। दिफू पांग साठ दर्रा अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल म्यांमार में है। तुजू दर्रा मणिपुर म्यांमार में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव से क्रियनी पर्व मोसु पर्व मनाया जाता है। ठीक है, और मिजोरम में अथुरियम महोत्सव चचचार मुकुट पर्व आदि मनाया जाता है। ठीक है, अब मेघालय में अगर देखा जाए, मेघालय में बंगला कौन मनाता है? बंगला पर्व नोंगक्रेम नृत्य उत्सव आदि मनाया जाता है। मिजोरम में देखा जाए तो मिजोरम में कौन मनाया जाता है? अंथुरी महोत्सव चपचार पर्व आदि मनाया जाता है। मणिपुर में कौन मनाता है? साजीबू चेइरावे ओब कांग चिनाब आदि पर्व मनाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कर्णपल्लव कहते हैं। चलिए कान के बारे में कुछ जान लेते हैं। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कर्णपल्लव कहते हैं। कान मानव शरीर की ज्ञानेंद्रिय अथवा 5 संवेदांग नेत्र कर्ण नासिक त्वचा जिह्वा में से एक है। इसका कार्य श्रवण ज्ञान तथा शरीर का संतुलन बनाए रखना है। कान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण एवं अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण के 2 भाग होते हैं। पहला कर्णपल्लव और बाह्य कर्ण के कुहर। ठीक है, ये पिन ध्वनि तरंगों को एकत्रित करने में सहायता देता है तथा कान की रक्षा करता है। अब ध्वनि तरंग बाह्य कर्ण कुहर में से होकर टिम्पेनिक कला अर्थात कान के पर्दे तक पहुंचती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है जो कान में ही होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम की घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? कठोर जल कहलाते हैं। चलिए कुछ जल के बारे में देख लेते हैं। जल क्या क्या होते हैं? जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं उसे कठोर जल कहते हैं। जल 2 प्रकार के होते हैं। मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर, वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, मृदु जल कहलाता है। ध्यान है कि मृदु जल पीने योग्य होता है, परंतु यदि जल में अल्प मात्रा में कठोरता विद्यमान हो तो यह जल पीने के लिए अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें शारीरिक वृद्धि हेतु आवश्यक खनिज अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। अब है कठोर जल, वह जल जिसमें साबुन पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता, कठोर जल कहलाता है। इसका कारण है कि इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड तथा सल्फेट लवण का घुला होना है। अब जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। अस्थायी कठोरता, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण उत्पन्न कठोरता अस्थायी होता है। जल को उबालकर इसमें दूर किया जा सकता है। ठीक है, अस्थायी कठोरता को जानते हैं। क्या है अस्थायी कठोरता? जब जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं तो इससे जल की अस्थायी कठोरता कहते हैं। यह कठोरता मात्रा उबालने से दूर नहीं होती है। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 मिलाकर गर्म करते हैं। भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 90 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च है? किसमें है? परिवहन, संचार एवं वाणिज्य में।
सबसे अधिक है। ठीक है, परिवहन संचार एक वाणिज्य तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। भारत में तृतीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र में सभी सेवा व्यवसाय शामिल है, जैसे परिवहन, संचार, व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि तृतीय गतिविधियों के महत्वपूर्ण उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12वें नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्वान ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को तीन दिन का तमाशा बताया है। किसने कहा था? किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। लाला लाजपत राय ने अपने यंग इंडिया में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग को उपज बताया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 96। ठीक है, 96 क्वेश्चन कह रहा है, संसद की प्राक्कलन समिति कौन है? अस्थायी थी। संसद की प्राक्कलन समिति कैसी थी? अस्थायी है। चलिए इसके प्राक्कलन समिति के बारे में जान लेते हैं। प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमेटी, यानी इस समिति का गठन 1950 में जॉन मथाई वित्त मंत्री की सिफारिश के आधार पर किया गया। इसमें मूलतः 25 सदस्य थे, किंतु 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 30 कर दी गई। यह अस्थायी समितियों में से सबसे बड़ी समिति भी है। अब इस समिति के सभी सदस्य लोग सभा द्वारा प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा लोकसभा के सदस्य से ही निर्वाचित होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष चुने हुए सदस्यों में से ही लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है, किंतु यदि लोकसभा का अध्यक्ष इसी समिति के सदस्य है तो वह स्वयं ही इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है। यह प्रतिवर्ष गठित होने वाला समिति है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं: वार्षिक अनुदानों की जांच करना, अतिरिक्त अनुदानों पर चर्चा करना, खर्च कम करने के लिए एवं प्रशासन में सुधार लाने के लिए वैकल्पिक नीति तैयार करना, संसद के अनुदानों की मांग की सिफारिश करना। प्राक्कलन समिति का मुख्य कार्य प्रशासन में मितव्ययिता संबंधी सुझाव देना। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ता पक्ष से होता है। प्राक्कलन समिति से जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहते हैं। प्राक्कलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष गिरीश बापटा है, जो कि हमेशा करंट अफेयर्स से देख लीजिएगा, ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? यानी पहला क्वेश्चन गलत है, यानी जंतु वसाएं संतृप्त होती हैं क्योंकि इनमें दोहरे बंद वाला वसीय अम्ल होता है। गलत है। ठीक है, सही है कौन कौन? पादप वस्तुओं में असंतृप्त वसीय अम्ल की बहुतायत होती है। वसा जल में अघुलनशील तथा क्लोरोफार्म बेंजीन में घुलनशील होते हैं। ये भी सही है। वसीय अम्लों में अणुओं के क्रियात्मक समूह CH3 तथा COOH होता है। ठीक है, और वसा में कार्बन तथा हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक तथा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए वसाएं जल के अणुओं की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, अर्थात जल के अघुलनशील तथा क्लोरोफिल बेंजीन में घुलनशील होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन है, मिनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है? मिनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है? ए नंबर, यानी लड़कियों के मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना। यह मिनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है? लड़कियों के मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना। ठीक है, चलिए देखते हैं। लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना 12 से 35 वर्ष की उम्र में मिनार्की कहलाता है। स्त्रियों में 40 से 50 वर्ष की उम्र में के पश्चात ऋतुस्राव नहीं होता है। इसे ही रजोनिवृत्ति कहते हैं। गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली को जरायु कहते हैं। जरायु से अंगुलियों के आकार के अनेक प्रवर्धन निकलते हैं, जिन्हें अंकुर कहते हैं। अंकुर और गर्भाशय कोशिकाओं परत के संपर्क क्षेत्र को अपरा कहते हैं। अब अंडाशय द्वारा अंडाणु की निर्मुक्ति को अंडोसर्ग कहते हैं।
गर्भ अपरा अपरा से एक मजबूत डोरी जैसी रचना से जुड़ा रहता है जिसे नाभि रज्जु कहते हैं। यह माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग को कार्य करता है। निषेचित अंडाणु को युग्मनज जायगोट कहा जाता है। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज यानी पीसीओडी को 18 से 44 वर्ष की आयु की महिलाओं में आम हार्मोन समस्या माना जाता है। अब पीसीओडी का मुख्य रूप से ओलिगोमेनोरिया, एक वर्ष में 9 पीरियड्स से कम आना, या एमेनोरिया लगातार 3 या अधिक महीने तक पीरियड नहीं आना का कारण बनता है। पीसीओडी महिलाओं में एस्ट्रोजन पुरुषों हार्मोनों की अधिकता से होने वाला विकार है। पीसीओडी के लक्षण में अनियमित महामारी या पीरियड नहीं आना, दर्द भरा व लंबा मासिक धर्म, पीरियड नहीं आना, दर्द भरा व लंबा मासिक धर्म, चेहरे पर अनचाहे बाल, मुहासे, पेल्विक दर्द, संतान प्राप्ति के कठिनाई होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से किसका मूल अस्थिर नहीं रहता है? किसका? मजदूरों की मजदूरी, यानी मजदूरों की मजदूरी लोचदार होती है। लोचदार मांग एक आर्थिक अवधारणा को संदर्भित करती है जो बताती है कि किसी वस्तु का सेवा मांग उसकी कीमत के उतराव चढ़ाव के साथ बदलती रहती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। 107 कह रहा है, तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, चलिए लॉर्ड हार्डिंग के बारे में कुछ जान लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग तृतीय दिल्ली दरबार में आयोजन के समय लॉर्ड हार्डिंग भारत का गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 3 बार राजकीय दरबार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिनके विवरण निम्नवत है। प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में सन 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार। कब? 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसमें इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित करने के साथ ही उन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। इसी समय दक्षिण भारत के भयंकर अकाल पड़ा जिसमें हजारों व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं दूसरी ओर लॉर्ड लिटन द्वारा इस दरबार को आयोजित करने में बेशुमार धन की बर्बादी हुई। ठीक है, अब है द्वितीय दिल्ली दरबार। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1903 में द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसके आयोजन पर पहले से कहीं अधिक भारतीय धन की बर्बादी हुई। अब इसके अंतर्गत इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई। वस्तुतः इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की शक्तियों का प्रदर्शन मात्र था, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। तृतीय दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में सन 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। इस अवसर पर इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी का भारत आगमन हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? क्या है? स्थानीय शासन। क्या है? स्थानीय शासन के बारे में जानते हैं। ठीक है, 109 नंबर, स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का नहीं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वर्तमान में संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52 विषय वर्णित है। जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में स्थान नहीं मिला, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है तथा यह संसद को प्रदत्त शक्तियाँ अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ है। रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, परमाणु शक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, डाक एवं तार प्रसारण, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, रेल, वायु, जल परिवहन आदि संघ सूची के विषय हैं। कृषि, लोक सेवा, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, क्रय एवं विक्रय आदि राज्य सूची के विषय हैं। परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, जल मार्ग,
कारखाना, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, शिक्षा आदि समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब परागकण किस में पाए जाते हैं? परागकण किस में पाए जाते हैं? परागकोश में पाए जाते हैं। यानी पुष्प के नर जनन संरचना को पुंमग कहते हैं, जो कई लंबी लंबी रचनाओं से बनी होती है। इसे पुंकेसर कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, लंबा भाग तथा तंतु कहलाता है, तथा अग्रभाग परागकोश कहलाता है। परागकोश में परागकण का विकास होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है 115 में, आरएनए में थायमिन की जगह निम्न में से क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, यानी आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए आरएनए में बारे में जानते हैं। डीएनए में एक शर्करा होता है, जो कि आरएनए में शर्करा होता है। डीऑक्सीराइबोस डीएनए में होता है, जो कि सिर्फ इसमें आरएनए में शर्करा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन, 116 रीजनिंग। 115 फिर से सुनिए। 115 आरएनए में थायमिन की जगह निम्न में से क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, यूरेसिल। डीएनए आरएनए में जानते हैं। डीएनए में शर्करा राइबोज होता है, जो कि आरएनए में शर्करा राइबोज होता है। डीएनए में बेस एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होता है, जो कि आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल नामक बेस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 117 नंबर क्वेश्चन है, भारत का न्यायग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? चित्रकूट को कहा जाता है। चलिए चित्रकूट के बारे में जानते हैं। अब भारत का न्यायग्रा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है जब नदी का जल अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर किसी स्थान पर खड़े ढाल से गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपात व स्थिति देखते हैं। जलप्रपात नदी और राज्य। कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो बराही नदी पर है, कर्नाटक में है। चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में है। अब जोग गढ़सोपा महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर है, कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी कर्नाटक में है। धुआंधार दुग्ध सागर कपिल धारा नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। डुडुमा जलप्रपात कुछ मचकुंड में है, उड़ीसा में है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, राजस्थान में है। कोकक जलप्रपात घाटप्रभा पर है, कर्नाटक में है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा झारखंड में है। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा में है। चचाई जलप्रपात बीहड़ में है, मध्य प्रदेश में है। सिडनी जलप्रपात संघ में है, झारखंड में है। गौतम धारा जुहना राहू में है, झारखंड में है। दसम जलप्रपात कांची में है, झारखंड में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन है। 119 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई है? कब है? 1688 में है। अब है 1688 ईस्वी में क्रांति इंग्लैंड को गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद विलियम III ब्रिटेन का शासक बना। गौरवपूर्ण क्रांति के द्वारा ही इंग्लैंड में मध्यम वर्ग का आधिपत्य स्थापित हुआ है। इंग्लैंड के 1642 ईस्वी में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। इंग्लैंड का गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। इंग्लैंड में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद चार्ल्स प्रथम को राजद्रोह के आरोप में 1649 ईस्वी को फांसी दिया गया था। ठीक है, चलिए 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 121 नंबर, जिनके बीज फलों के अंदर नहीं होते वह क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म। जिनके बीज फलों के अंदर नहीं होते क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं।
121 नंबर जिनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हुए जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी कहलाते हैं। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म, ये पौधे नग्न बीजी होते हैं, अर्थात इनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा कष्टीय होते हैं, जैसे पाइनस तथा साइकस। साइकस में कास्ट, वुड में मोनोजाइलिक तथा पाइनस में पिकनोजाइलिस होती है। सबसे बड़ा अंडाणु तथा शुक्राणु साइकस का होता है, जो कि एक अनावृति होता है। अब साइकस के तीनों तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना का निर्माण किया जाता है। अब है साइकस के बीज अंडमान द्वीप के जनजातियों द्वारा खाए जाते हैं। पाइनस से प्राप्त होने वाला चिलगोजा को खाने के काम में आता है। अब साइकस की पत्तियों से रस्सी तथा झाड़ू बनाई जाती है। अब आवृत बीजी के बारे में जानते हैं। आवृत एंजियोस्पर्म, ठीक है। इस पौधे के बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं। इसके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाते हैं। इन्हें पुष्पी पादप भी कहते हैं। ये सामान्यतः स्थलीय पौधे होते हैं, लेकिन कुछ पौधे जल में पाए जाते हैं। अब बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को दो भागों में बांटा जाता है। एक बीजपत्री जिनमें से बीजपत्र होता है, तथा द्विबीजपत्री जो दो बीजपत्री होता है। अब 122 नंबर क्वेश्चन है। चलिए अगला 122 नंबर क्वेश्चन है। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारत रुपये के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रुपये का मूल्य ह्रास कहा जाता है। ठीक है, चलिए रुपये के मूल्य ह्रास के बारे में जान लेते हैं। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य ह्रास में गिरावट को रुपये का मूल्य ह्रास कहा जाता है। रुपये की कीमत पूरी तरह उसकी मांग पर और आपूर्ति पर निर्भर करती है। रुपये का मूल्य ह्रास से आयात एवं निर्यात पर भी प्रभाव पड़ता है। जब किसी देश का मुद्रा कमजोर होता है तो निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। इससे उस देश के अर्थव्यवस्था पर भार अधिक पड़ता है और अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। अब विदेशी मुद्रा भंडार पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी भी कहा जाता है। इसका अंतर्राज्यीय मांग अधिक और स्वीकृत है। अब है अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भारत के ज़्यादातर व्यापार डॉलर में होते हैं। इस कारण यूएस डॉलर के आधार पर भारतीय रुपये का मूल्य निर्धारित किया जाता है। अब अवमूल्यन के अंतर्गत विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा मुद्रा के मूल्य को घटा दिया जाता है। 123 नंबर क्वेश्चन है। अब 123 नंबर क्वेश्चन है। सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम को भेजा था। वह जहांगीर के दरबार में आया था। सूरत में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त करने में सफल रहा। कैप्टन हॉकिंस भी जहांगीर के दरबार में आया था। यह 1608 ईस्वी में भारत आया था, जो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम से भारत के मुगल बादशाह अकबर के नाम एक पत्र लिखा था। किंतु जब वह भारत पहुंचा तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर बादशाह बन गया था। अब हॉकिंस जहांगीर से 1609 ईस्वी में आगरा दरबार में मिला और फारसी में बात की। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। अब अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर के पिता हुमायूं तथा माता हमीदा बानो बेगम थी। हुमायूं के मृत्यु के पश्चात 13 वर्ष की आयु
में अकबर मुगल वंश का शासक बना। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजय हुआ। फलतः अकबर को दिल्ली व आगरा का शासक बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुई, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व असफ खां एवं मानसिंह द्वारा, जबकि महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खां सूर, अफगान एवं भीलों की संयुक्त सेना ने नेतृत्व की। अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य: दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, इबादत खान की स्थापना 1575, महजर की घोषणा 1579, दिन ए इलाही की घोषणा तथा दिन ए इलाही के संवत 1583 में। अकबर द्वारा 1575 से 76 ईस्वी में बिहार एवं बंगाल के मुगल सम्राट को मिला लिया गया। अब जहांगीर के बारे में जाना। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर की पत्नी मरियम उज्जमानी जोधा भाई से हुआ था। इसलिए इसका नाम सलीम रखा गया था। ठीक है, अब 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के पश्चात सलीम नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ मुगल सम्राट का शासक बना। अब शाहजहां के बारे में जानते हैं। शाहजहां का जन्म लाहौर में 1592 ईस्वी के मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई मानबाई के गर्भ से हुआ था। 1628 ईस्वी में शाहजहां अब्दुल मुजफ्फर शाहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि के साथ शासक बना। आगरा में इसका राजाभिषेक किया गया है। ठीक है, शाहजहां के काल में दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, आगरा जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण करवाया गया। अब औरंगजेब के बारे में जानते हैं। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहन नामक स्थान पर हुआ था। इसके माता का नाम मुमताज महल था। औरंगजेब 2 बार राजाभिषेक करवाया था। इसे जिंदा पीर कहा जाता है। अब औरंगजेब ने झरोखा दर्शन तथा संगीत पर रोक लगाया था। औरंगजेब दर्रा उल हर्ब काफिरों का देश की जगह दार उल इस्लामिक देश का समर्थक था। औरंगजेब ने तुलादान प्रथा तथा नौरोज त्यौहार पर रोक लगा दिया। 1679 ईस्वी में इसने पुनः जजिया कर तथा तीर्थ यात्रा कर लेना प्रारंभ कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। किसके? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक कौन है? द गोल्डन ईयर्स है। क्या है? द गोल्डन ईयर्स, यानी द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। देखिए, श्री नारायण वाधुल का कौन है? रिफ्लेक्शन है। पीयूष बघेल के पुस्तक का नाम द गांधी सियासी और कम्युनलिज्म है। ठीक है, अब है वार एंड वुमेन किसका है? डॉक्टर एम हसन का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन। 126 है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? कितनी जाती है? 25 लाख रुपए दी जाती है, जो कि करंट अफेयर से ही देख लीजिएगा, चेंज भी हुआ है। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में जानते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। खेल रत्न पुरस्कार को 1991 से 92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से शुरू किया गया था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए, एक पदक और एक प्रशासनिक पत्र दिए जाते हैं।
खेल से संबंधित अन्य पुरस्कार के बारे में जानते हैं। अर्जुन पुरस्कार, इसे 1961 में आरंभ किया गया और इसमें 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, इस पुरस्कार द्वारा विख्यात कोचों को सम्मानित किया जाता है। यह 2 श्रेणियों जीवन काल लाइफ टाइम अचीवमेंट तथा नियमित में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन काल के लिए 15 लाख एवं नियमित काल के लिए 10 लाख रुपए राशि पुरस्कार रूप और गुरु द्रोणाचार्य के प्रतिमा प्राप्त की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख। 127 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन एक्सप्रेसवे के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? किसको जाना जाता है? पेस एवं भूपति। ठीक है, चलिए जानते हैं कुछ खिलाड़ियों के नाम। यानी लिएंडर पेस एवं महेश भूपति को इंडियन एक्सप्रेसवे कहा जाता है। पेस व भूपति टेनिस के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। केडी जाधव एवं पॉकेट डायनेमो कहा जाता है। पेले को ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। अब झूलन गोस्वामी को चकदा एक्सप्रेस भी कहा जाता है। अब प्रमुख खिलाड़ियों के उपनाम के बारे में जानते हैं। अब मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर, विश्वनाथ आनंद को लाइटनिंग किड कहा जाता है। राहुल द्रविड़ को द बॉल कहा जाता है। पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। मैरी कॉम को सुपर मॉम कहा जाता है। हरभजन सिंह को द टर्मिनेटर कहा जाता है। सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर कहा जाता है। माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश कहा जाता है। इयान थोरपे को तारपीडो कहा जाता है। आंद्रे अगासी को डेनिस द मिनोस कहा जाता है। क्लाइव लॉयड को सुपर कैट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ? ये कोलकाता है। यही कोलकाता में पूर्व रेलवे और कोलकाता मेट्रो रेल की ये मुख्यालय है। दक्षिण पूर्वी रेलवे के तहत आद्र, खड़गपुर, चक्रधरपुर तथा रांची डिवीजन शामिल है। ठीक है, चलिए 129 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा से। किससे किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा से शुरू किया जाता है। यानी सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इस मेले को हरियर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला के नाम से जानते हैं। ठीक है, 130 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि क्या कहलाती है? यानी अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र, यह पेलिंडाबा संधि कहलाती है। यानी अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि पेलिंडबा संधि भी कहलाती है। इस संधि के अफ्रीका महाद्वीप के 53 देशों में से 47 देशों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। यह राज्यों को परमाणु हथियार का अनुसंधान करने, विकास करने, निर्माण करने, भंडारित करने, प्राप्त करने और रखने का नियंत्रण से रोकता है। यह संधि 11 अप्रैल 1996 को हस्ताक्षर के लिए खोला गया और 15 जुलाई 2009 को लागू किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 131 है, 131 है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? जादव पायेंग को किसे कहा जाता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया? जावेद पायेंग जोरहाट यानी असम के पर्यावरणवादी व वानिकी कार्यकर्ता है। इन्होंने 500 हेक्टेयर बंजर भूमि को जंगल में बदल दिया। ठीक है, सन 2015 में इन्होंने भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? जादव पायेंग को। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के प्रणेता कहा जाता है। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को वाटरमैन कहा जाता है। भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांधला को कहा जाता है। किसे कहा है? कैलाश सांधला को। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायेंग के कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया उडुपी रामचंद्र राव को कहा जाता है। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
कब मनाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब भारतीय निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 2023 को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। ठीक है। चल अब राष्ट्रीय प्रमुख दिवस के बारे में कुछ जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाता है? 21 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस कब मनाता है? 10 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाता है? 2 फरवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाता है? 12 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाता है? 10 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाता है? 9 जनवरी को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाता है? 24 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस कब मनाता है? 5 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाता है? 1 दिसंबर को। विश्व पोलियो दिवस कब मनाता है? 24 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाता है? 16 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाता है? 11 अक्टूबर को। विश्व हृदय दिवस कब मनाता है? 29 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाता है? 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाता है? 8 सितंबर को। विश्व युवा दिवस कब मनाता है? 12 अगस्त को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाता है? 20 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? किसने अपनाया है? क्रोएशिया ने अपनाया है। यानी क्रोएशिया शेंगेन जोन में भी शामिल हो गया है। शेंगेन जोन दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वीजा जोन है। ठीक है। 135 नंबर क्वेश्चन है, यानी किस उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? कौन बन गया है? केरल बन गया है। यानी केरल उच्च न्यायालय 21 फरवरी 2023 को मलयालम में अपने 2 हालिया निर्णय प्रकाशित किया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 136 नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी पुस्तक के विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? डॉक्टर कर्ण सिंह है। यानी कर्ण सिंह एक भारतीय राजनीतिक और दार्शनिक है। वह जम्मू और कश्मीर के रियासत को अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह के पुत्र हैं। वह 1962 तक जम्मू और कश्मीर के राजकुमार रीजेंट थे। ठीक है। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी 16 मार्च 2023 को 2027 तक के लिए फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? जियानी इन्फेंटिनो। किसे? जियानी इन्फेंटिनो को चुना गया है। वह पहली बार फरवरी 2016 में फीफा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कांग्रेस के दौरान कार्यालय के लिए चुने गए थे और जून 2019 में उन्हें फिर से चुना गया है। अब 38वां क्वेश्चन देखते हैं। 138 है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? पंकज सिंह को चुना गया है। पंकज सिंह नोएडा से भाजपा विधायक है। अब 139 नंबर क्वेश्चन है, 139 है, लेखक नारायण बाघुल की किताब रिफ्लेक्शन का लोकार्पण किसने किया है? किसने किया? निर्मला सीतारमण ने किया है। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? क्या है? जनरेटिव पोर्ट्रेट ट्रांसफॉर्म। यानी चैट जीपीटी सन फ्रांसिस्को यूएसए स्थित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई कंपनी द्वारा बनाया गया है जो ओपन एआई है। चैट जीपीटी 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। ठीक है। अब 141 नंबर क्वेश्चन है, 141 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियन MS स्वामीनाथन का निधन हुआ है। निम्नलिखित में से उन्हें किसका जनक माना जाता है? किसका माना जाता है? हरित क्रांति के जनक माना जाता है। यानी प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत के हरित क्रांति के जनक मनकोम्बु संवाशिवन स्वामीनाथन का 28 सितंबर 2023 को 98 वर्ष की आयु में
चेन्नई में निधन हो गया है। इन्होंने MS स्वामीनाथन अनुसंधान प्रतिष्ठान की स्थापना की और उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के बीज विकसित किए, जिनमें भारत की हरित क्रांति आई है। ठीक है, अब देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मैटी केले को GI टैग प्राप्त हुआ है? कौन है? तमिलनाडु के। क्या है? तमिलनाडु के हैं। यानी यह मनुष्य की उंगली के आकार के थोड़ा बड़ा फल देता है, जिसमें मीठी, सुगंधित और शहद जैसी स्वाद होता है। ठीक है, 143 नंबर क्वेश्चन है, किस फिल्म ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? सरदार उधम ने जीता है। अब 144 नंबर क्वेश्चन है, पुराना संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, यानी 19 सितंबर को संसद की कार्यवाही नए भवन से स्थानांतरित हुई है। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की, इसे संविधान सदन कहा है। इस फैसले को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति दोनों ने स्वीकार किया। वहीं नए संसद भवन का नाम भारत का संसद भवन रखा गया है। ब्रिटिश आर्किटेक्चर सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने पुराने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। अब इसका निर्माण 1921 से 1927 के बीच किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 145, कृषि एवं खाद्य उत्पादक के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसने जीता है? स्वामी नायक ने जीता है। यानी डॉक्टर स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में एक भारतीय वैज्ञानिक है। अब उन्हें फील्ड रिसर्च और एप्लीकेशन के लिए सम्मानित किया गया है। अब 146 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है? असम में किया है। कहाँ किया गया है? असम में। अब 147 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस नगर ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? कहाँ की है? पटना में। यानी लोगों को उनके प्रत्येक वस्तु के लिए निर्धारित मूल्य सूची के तहत भुगतान किया जा रहा है। अत्याधुनिक सुविधा में प्रतिदिन 2 टन सूखा कचरा और 1.5 टन गीला कचरा संसाधित करने की क्षमता है। अब 148 नंबर क्वेश्चन है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है? यानी पियरे एगोस्टिनी फेरेनके एनियल हुइलियर है। ठीक है, 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 149 नंबर है, सेनापति ग्लेशियर किस राज्य के शासित प्रदेश में है? किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। चलिए हिमालय के प्रमुख हिमनद के बारे में देख लेते हैं। सोनापानी ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमालय के प्रमुख हिमनद सियाचिन कहाँ? लेह लद्दाख में है। बाल्टोरे काराकोरम में है। चोलोलुंगमा काराकोरम में है। मिलाम कुमायूं उत्तराखंड में है। चोराबाड़ी उत्तराखंड में है। गंगोत्री उत्तराखंड में है। जम्मू सिक्किम में है। रूपल पाक अधिकृत कश्मीर POK में है। खुर्दोपिन काराकोरम में है। बातूरा काराकोरम में है। बियाफो काराकोरम में है। हिस्पर काराकोरम में है। रीमो काराकोरम में है। पुनमाह काराकोरम में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 150 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजनेटेड वाटर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड को कहा जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 को ऑक्सीजनेटेड वाटर कहा जाता है। H2O2 की खोज थेनार्ड ने किया था, जब बेरियम ऑक्साइड BaO2 का प्रक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से होता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। BaO2 प्लस H2SO4 से रिएक्शन कराया तो H2O2 प्लस BaSO4 देता है।
अब H2O2 की रचना खुली किताब जैसी होती है और इसका बंधन कोण 97 डिग्री होता है। अब H2O2 में ऑक्सीकारक एवं अकारक दोनों का गुण होता है। H2O2 में जीवाणुनाशी गुण होता है, इसलिए इसका उपयोग माउथ वॉश और कानों की सफाई करने वाले होल में करते हैं। अब ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को भारी जल कहा जाता है। भारी जल का अणुभार 20 होता है। भारी जल का क्वथनांक सामान्य जल से थोड़ा अधिक होता है, लगभग 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक और शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल की खोज 1932 में यूरो ने की थी। ठीक है, यहाँ पे हमारा 150 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।